आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं परमाणु कक्षकों की आकृति के बारे में। आपने क्वांटम संख्याओं के वीडियोस तो देखे ही होंगे, आपने वहां पे कोश के बारे में, कक्षक और उपकोशों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं उन्हीं कक्षकों की आकृति क्या होती है। जिस प्रकार से आपने देखा है यहाँ पे एस, पी, डी इस तरह के कक्षक पाए जाते हैं, एफ भी पाया जाता है, तो इनकी आकृतियां क्या होती है। ठीक है जी, आकृति और आकार दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, दोनों चीजें कैसे अलग है वो आज हम देखेंगे। यदि हम बात करते हैं तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एस कक्षक की आकृति के बारे में। तो ये देखते हैं, यदि हमने पिछली क्लासेस में आपने श्रोडिंगर इक्वेशन देखी होगी, उसके बाद में क्वांटम मॉडल आपने देखा होगा, तो आपको पता होगा ये साइन किसका होता था। तो आप बोलेंगे सर ये साई का साइन था। ठीक है, साई जो त्रिशूल की तरह बना रहता था, ठीक है, उसे क्या बोला जाता था, साई। और वही चीज क्या कहलाती थी, तरंग फलन। क्या कहलाती थी, वेव फंक्शन, यानी कि तरंग फलन। अब ये तरंग फलन क्या है। यदि तरंग फलन की बात करते हैं तो इसका कोई फिजिकल यहाँ पे महत्व नहीं है, कोई इसका भौतिक मीनिंग नहीं होता है, यानी कि भौतिक अर्थ इसका नहीं होता है। ठीक है जी, लेकिन यदि बात करते हैं तो जो साई स्क्वायर होता है वो क्या करता है, संभावनाओं को दर्शाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं कहाँ पर है। और जैसा कि आपको पता है कक्षक जहाँ पे होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है। तो बात करते हैं यदि हम साई की, तो साई का अपने आप में कोई भी भौतिक अर्थ यानी कि फिजिकल मीनिंग नहीं है। ठीक है जी, ये क्या है, मात्र इलेक्ट्रॉनों के निर्देशांकों का गणितीय रूप या फिर गणितीय फलन है। यानी कि ये क्या है, सिर्फ निर्देशांकों का गणितीय फलन होता है, यानी कि उसका क्या होता है, ये मैथमेटिकल फंक्शन होता है उसके कोऑर्डिनेट्स का। ठीक है जी, अब यदि मैं बात करता हूं तो आपको पता ही है कि जैसे ही हम बात करते हैं नाभिक से दूरी की, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन किस पथ में गति करेगा। तो आपको पता है सर ये वाला पथ होगा, अंडाकार पथ होता है। ठीक है, सर्कुलर नहीं होता है, क्योंकि सर्कुलर हो गया तो वहाँ पे त्रिज्या तो समान ही आ जाएगी हर जगह पे। तो देखिएगा विभिन्न कक्षकों के लिए आर यानी कि नाभिक से दूरी के फलन के रूप में संगत तरंग फलन के आरेख क्या होते हैं भाई मेरे, भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि जो आरेख रहेंगे, जो ग्राफ रहेंगे वो क्या होंगे, अलग अलग हमें प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या बदल रही है। ठीक है, यानी कि नाभिक से दूरी बदल रही है तो तरंग फलन के ग्राफ भी यहाँ पे बदलेंगे। ठीक है जी, बढ़े आगे। अच्छा जी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अलग अलग ग्राफ हैं। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे साई स्क्वायर की, तो साई स्क्वायर क्या दर्शाता था, जैसा कि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। साई स्क्वायर क्या दर्शा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं या फिर बोल सकते हैं प्राथमिकता उस बिंदु पर कितनी है। यानी कि बात करें साई स्क्वायर की, या फिर इसे बोला जाता है तरंग फलन का वर्ग। क्या बोला जाता है, तरंग फलन का वर्ग उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व, किसके घनत्व, इलेक्ट्रॉन के घनत्व की प्राथमिकता, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन क्या, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बोलना थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा। प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है या फिर ये प्रायिकता को दर्शाता है। ठीक है जी, प्राथमिकता काट लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रायिकता को दर्शाता है। क्या लिखेंगे, प्रायिकता को ये दर्शाता है। अच्छा जी, अब आगे यदि हम बात करते हैं तो आगे आप देख पा रहे होंगे कि 1s कक्षक के लिए बताया गया है। 1s कक्षक की हम बात करते हैं तो 1s कक्षक के लिए जो इसका प्रायिकता घनत्व या प्राथमिकता घनत्व जो रहेगा, प्राथमिकता घनत्व नया शब्द हो सकता है, बाकी अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं प्रायिकता घनत्व है। ठीक है जी, तो प्रायिकता घनत्व भी सही है, प्राथमिकता घनत्व भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्रायिकता घनत्व लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। प्रायिकता घनत्व की बात करते हैं तो नाभिक पर अधिकतम होता है। क्या बोला मैंने यहाँ पे, नाभिक पर अधिकतम होता है। मैक्सिमम कहाँ पे होगा, नाभिक पर। ठीक है जी, अब यदि मैं बात करता हूँ नाभिक से दूर जाने पर ये क्या होने लग जाता है भाई मेरे, घटने लग जाता है। और जब हम 2s कक्षक की बात करते हैं, जब हम 2s कक्षक की बात करते हैं तो प्राथमिकता घनत्व तो पहले क्या होता है, तेजी से शून्य की ओर, शून्य तक घटता है। ठीक है जी, तेजी से शून्य तक घटता है, फिर उसके बाद में क्या कर जाता है, ये इंक्रीज कर जाता है, यानी कि बढ़ने लग जाता है। तो ध्यान रखिएगा 2s कक्षक के लिए यहाँ पे थोड़ा दूसरा महत्व यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि पहले तो ये क्या होगा, तेजी से शून्य तक घटेगा, उसके बाद में ये क्या होगा, बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि बाद में ये क्या करने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्की बात है, बढ़े आगे। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं किसकी, एस कक्षकों की आकृति के बारे में।
यदि एस कक्षक की बात करते हैं तो एस कक्षक क्या होता है भाई मेरे, एस उपकोष में उपस्थित होता है। ठीक है जी, यानी कि एस कक्षक क्या होता है, एस उपकोष में उपस्थित होता है। अब जैसा कि आपने क्वांटम संख्याओं को पढ़ा होगा, तो क्वांटम संख्याओं में आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर यदि एस की बात होती है, एस कक्षक की बात होती है और एस उपकोष की बात होती है, तो वहाँ पे एल का वैल्यू भी क्या आता है, 0 आता है, और एम का वैल्यू भी वहाँ पे क्या होता है भाई मेरे, 0 होता है। पक्की बात है। और यहाँ की नहीं, क्वांटम संख्या ना पढ़ी हो तो जाके क्वांटम संख्याएं पहले पढ़ो, ठीक है। उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एल के क्या मायने हैं और एम के यहाँ पे क्या मायने हैं। आपको अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है क्वांटम संख्याओं के बारे में। वीडियो नंबर 28 से 32 और 33 तक की वीडियोस जो हैं वो किसकी है, क्वांटम संख्याओं की। ठीक है जी, बढ़े आगे। चलो जी, अब बात करते हैं आकृति की। यदि आकृति की बात करें तो ये क्या होता है, गोलाकार प्रकृति का होता है। क्या बोला मैंने इसका, कि ये गोलाकार प्रकृति का होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यदि हम बात करते हैं तो तीनों अक्षों के सापेक्ष, तीनों अक्ष कौन कौन से, एक्स की बात कर रहा हूँ, वाई की बात कर रहा हूँ और जेड की बात कर रहा हूँ। ये तीनों अक्षों के सापेक्ष हम देखें तो इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है वो क्या होता है भाई मेरे, यहाँ पे समान होता है। यानी कि बात कही जाए तो तीनों पे, जैसे कि मैं तीनों एक्सिस बना देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा भाई मेरे, इस तरह से कुछ रहेगा। ठीक है, और ये तीनों अक्षों पे क्या होगा, प्रायिकता घनत्व यहाँ पे समान पाया जाएगा, यानी कि संभावनाएं समान होगी। पक्की बात है, बढ़े आगे। अच्छा जी, ये तो हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे आकृति की बात कर रहे हैं कि आकृति क्या है इसकी, गोलाकार है। ठीक है, अभी मैंने आकार की बात यहाँ पे नहीं की है। ठीक है जी। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो विभिन्न ऊर्जा स्तरों में पाए जाने वाले एस कक्षकों की आकृति क्या होती है, गोलाकार होती है, इनके समान होती है। लेकिन 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 परंतु आकार जो होता है वो क्या होता है, भिन्न होता है। यानी कि आकार की बात करें तो आकार यहाँ पे भिन्न होगा, और नीचे आपको यहाँ पे दर्शाया गया भी है कि आकार किसका किसका यहाँ पे ज़्यादा होगा, किसका यहाँ पे कम होगा। ठीक है जी, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये क्या है, यहाँ पे आकार का क्रम यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि आकृति की बात की है तो आकृति तो समान आ गई, यानी कि आकृति तो गोलाकार है। ठीक है, लेकिन यदि आकार की बात कर सकते हैं, कोई छोटा हो सकता है, कोई छोटा गोला हो सकता है, कोई बड़ा गोला हो सकता है। ऐसा नहीं है ना कि कटोरी, मान लीजिए बाल्टी में यदि टमाटर भरे हुए हैं, ठीक है, तो सभी टमाटर जो रहेंगे बिल्कुल एक ही आकार के रहेंगे। सभी गोल हैं मान लिया, लेकिन सभी का आकार अलग अलग हो सकता है। ठीक है, वही बात यहाँ पे बोली गई है कि जो आकार है वो क्या होता है भाई मेरे, भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है। ठीक है, बढ़े आगे। और ये बात समझ में, बहुत ही प्यार से, बहुत ही ध्यान से पढ़ते जाओ, पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट क्लियर है। चलो जी, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यदि हम बात करते हैं 1s की और 2s की, ठीक है जी, यदि हम बात करें 1s की तो 1s कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं नाभिक के अधिक क्या होती है, समीप क्या होती है, अधिकतम होती है। और उसी प्रकार 2s कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नाभिक के समीप अधिकतम होती है। यानी कि कक्षक कोई सा भी हो, कक्षक कोई सा भी हो, उसकी जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं रहेंगी वो कहाँ पे होगी, नाभिक के पास में ही ज़्यादा होगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है जी, दो विमाओं में यह गोला एक वृत्त की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह दिखाई देगा भाई मेरे, वृत्त की तरह दिखाई देता है। इस गोले की परिसीमा के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता कितनी होती है, 90% होती है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए गोला मैंने रख दिया, ठीक है, तो इसके अंदर जो परिसीमा है, यानी कि ये गोला है, उसके अंदर जो यहाँ पे ये परिसीमा जो बनी हुई है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होगी, 90% तक संभावना है कि इलेक्ट्रॉन्स यहीं पाए जाएंगे। ठीक है जी, बढ़े आगे। अब बात करते हैं इसकी नोड की। अब बात करते हैं नोड की, नोडल सतह की, कि नोड और नोडल सतह क्या होती है। तो देखिएगा, यदि हम बात करें तो वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व शून्य होता है, या फिर बोल सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व की जो प्रायिकता होती है शून्य होती है, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाएगा, वह क्या कहलाएगा, उसे ही बोला जाता है नोडल सतह या फिर नोड बोला जाता है। यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया, शून्य हो गया, वहीं पर नोडल, उसे ही हम क्या बोलेंगे, नोडल सतह या फिर नोड बोलेंगे। यदि हम बात करते हैं एनएस कक्षकों के लिए, तो एनएस कक्षकों के लिए जो नोडल सतह होते हैं, मान लीजिए
NS कक्षक हैं, ठीक है। n की वैल्यू मैंने 2 रख दी, 3 रख दी, मान लो 3s, 2 रख लो, चलो 2s, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो नोडल सतह रहेंगे वो कितने होंगे, n-1 नोडल सतह होंगे। अच्छा, n की वैल्यू कितनी है, 2, तो करो यहाँ पे वैल्यू रखो 2 माइनस 1, तो बचपन में गणित तो सबने सीखी है, 2 में से 1 गया तो 1 होता है, और 1 यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नोडल सतह आ जाएंगे। तो आपने देख लिया 2s के लिए कितने आ गए, यहाँ पे 1 आ गया। फिर से निकाल लो 3s के लिए, देख लो भाई 3s के लिए देखते हैं, तो गणित लगाओ फटाफट से, बहुत भयंकर गणित है ना, 3 में से 1 को घटाना। तो ये लो 2 आ गए, तो ये आ गया आपका 2, किसके लिए, 3s के लिए। पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन तो कहीं भी बन सकता है, अरे आगे नहीं, एक नंबर का क्वेश्चन कहीं भी बन सकता है कि आपको बोल दे कि 3s कक्षक में आप बताइए नोडल सतह कितने होंगे, और आपको पता ही नहीं कि भैया ये छोटू सा जो फॉर्मूला है, ठीक है, उससे आंसर हमारा आ सकता है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 6s की बात करते हैं तो 6s, अच्छा n की वैल्यू कितनी है, और पूरी चीज़ें आपको लिखनी है, n बराबर 6 है, चूँकि हम जानते हैं एस वी नो n-1 क्या होंगे, नोडल सतह होंगे, 6 माइनस 1 बराबर, आंसर कितना आ गया मेरा भाई यहाँ पे 5, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है क्या, बाकी बात है। चलो जी आगे देखते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा कि नोडल सतह क्या हो गई, यहाँ पे ये 1s है, ये 2s है, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसके लिए, 1s के लिए, अच्छा 1s ये वाला था, अरे यहाँ की नहीं, 1s ये वाला था, तो इसके लिए नोडल सतह की हम बात कर रहे हैं, तो 1s के लिए तो कितना होगा, यहाँ पे 0 ही होगा। अच्छा 2s के लिए कितना आया था, आप बोलेंगे सर 2s के लिए कितना आया था, 1 आया था, 2s के लिए कितना आया था, 1 आया था, तो 2s कहाँ पर है, इस वाली जगह पर है, ठीक है। तो 2s के लिए 1 यहाँ पे आ गया, ये वाला, पक्की बात है। अच्छा बाहर देखो, उससे बाहर निकलते हैं कहाँ पे, ये वाला, जो यहाँ पे सफ़ेद वाले जो बन रहे हैं ना, जो व्हाइट वाले सर्कल बन रहे हैं, वो तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1s 2s 2p को। अच्छा देखो 2s की बात करते हैं, तो ये 2s हो गया, ठीक है। अब 2s में कितने यहाँ पे नोडल सतह हैं, तो आप देखेंगे सर 2s का मतलब हो गया कि n बराबर 2 है, और जब n बराबर 2 है तो 2 माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप देख पाएंगे कि जो नोडल सतह है वो भी कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, जो मैंने यहाँ पे मार्क कर दी है, पक्की बात है। बड़े आगे, चलो जी आगे देखते हैं। यदि मैं देखना चाहूँ यहाँ पे 3s के बारे में, तो 3s को देखो भाई, मेरे 3s यहाँ पर है, ये वाला, ठीक है, ये रक्त का रंग जो हो रखा है यहाँ पे लाल वाला, ठीक है, ये कौन सा रहेगा, 3s रहेगा। अच्छा 3s में n बराबर 3 है, तो बताओ मुझे n-1 कितना होगा, तो आप बड़ा प्यार से बोलेंगे सर कितना आ गया यहाँ पे, 3 माइनस 1 बराबर 2, ठीक है। चलो जी बड़े आगे। अब 2 नोडल सतह कैसे होंगे बताओ फटाफट से, तो आप देखेंगे सर एक तो बाहर वाला और एक अंदर वाला, ठीक है जी, 2 नोडल सतह मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा जैसे जैसे बाहर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, नोडल सतह मुझे मिलते जा रहे हैं। ये लो, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे बाहर निकलेंगे, 4s के लिए आ जाएगा, 4s के लिए 1 2 और ये 3 आ जाएंगे, यानी कि बाहर से एक तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। इस तरह से मुझे क्या करेंगे, यहाँ पे नोडल मिलते जाएंगे, नोडल सतह मिलते रहेंगे, ठीक है जी। तो ये क्या थे भाई मेरे यहाँ पे एस कक्षकों की आकृति और उसके नोडल सतह के बारे में। अगली क्लास में हम बात करेंगे पी कक्षकों की आकृति के बारे में। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।